हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम प्लेटफॉर्म में। तो आज हम लोग सीटेट दिसंबर 2024 जिसमें आज हम लोग प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे। तो ये पेपर आपका जो है 7 जुलाई 2024 को पूछा गया था। तो हम लोग आज सीटीपी के टोटल 30 क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे। तो इससे पिछले वाले पार्ट पे हम लोग जो है 15 क्वेश्चन कवर किए थे, उससे आगे हम लोग आज जो रेस्ट आर 15 क्वेश्चन बचा हुआ है उसे आज हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपका, आनुवंशिकता पूरी तरह से एक व्यक्ति के डैश का निर्धारण करती है। तो आपको बताना है कि जो आनुवंशिकता होती है वह जो है व्यक्ति का क्या निर्धारण करती है, सेक्स का, जेंडर का, शैक्षणिक सफलता का या सीखने की शैली का। उसके बाद फिर आपका जो दिया हुआ, एक में ए दिया हुआ, दो में जो आपका दो दिया हुआ, तीन में आपका 1, 3, 4 दिया हुआ। तो आपको बताना है कि कौन सा इसका राइट आंसर होगा। तो इसका जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सेक्स आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोगों को पता है कि सेक्स यानी कि आनुवंशिकता किसी व्यक्ति के जैविक सेक्स का निर्धारण करती है, क्योंकि सेक्स गुणसूत्र जो है माता पिता से मिलते हैं, आप लोगों को पता है। उसके बाद यदि इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करें तो पुरुष में आपका जो है XY पाया जाता है। उसके बाद महिलाओं में आपका जो है XX पाया जाता है। तो पुरुष में आपका XY पाया जाता है, महिलाओं में XX पाया जाता है। जब पुरुष का X और महिला का X आता है तो आपका जो है पता है कि लड़की हो जाता है। उसके बाद यदि पुरुष का Y और महिला का X यदि आता है तो उससे जो संतान जो पैदा होता है तो वो आपका जो है लड़का होता है। तो इस तरह से जो है क्या होता है, सेक्स का जो है निर्माण होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए कथन से रिलेटेड क्वेश्चन है। कथन 1 में बोला जा रहा है, शिक्षकों को कक्षा में प्रश्न पूछने पर ध्यान देना चाहिए और निर्देश देने के बजाय उन्हें प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। देखिए शिक्षक के बारे में जो स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है बहुत ही यहाँ पे सही है। देखिए शिक्षकों को कक्षा में प्रश्न पूछने पर ध्यान देना चाहिए, बिल्कुल सही है। और निर्देश देने के बजाय उन्हें प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, सही बात है। उसके बाद देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है कि कक्षा में बच्चों की आवाज़ को महत्व देना और उनकी प्रतिभागिता को सुनिश्चित करना, बिल्कुल सही बात है। बाल केंद्रित का अर्थ क्या है कि बच्चे के अनुसार हमें चीज़ों को करवाना चाहिए। ये नहीं कि हम अपने अनुसार चीज़ों को करवाते, नहीं, बल्कि बच्चे क्या सीखना चाहते, बच्चे क्या पढ़ना चाहते, बच्चे क्या करना चाहते हैं, उनके अनुरूप हमें कार्यों को करना चाहिए। तो ये भी आपका सही बात है। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट आपका सही, यानी कि अभिकथन भी सही है और आपका जो कारण भी सही है और सही व्याख्या भी कर रहा। तो इसीलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो दोनों सही है, सही व्याख्या भी करता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन है आपका, बहुत ही बार एग्जाम में पूछा भी गया है, दोहराव व बारंबार किए जाने वाला व्यवहार किसकी विशिष्ट पहचान है। जब बच्चे किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो एक ही चीज़ को वह बार बार पढ़ने लगता है। एक ही मतलब कि मान के चलिए कि पृष्ठ संख्या 1 है, पृष्ठ संख्या 2 है, तो वह क्या करेगा, डेली जब बैठेगा पढ़ने के लिए पृष्ठ संख्या 1 को ही पढ़ेगा, फिर अगले दिन बैठेगा पृष्ठ 1 को ही पढ़ेगा या उसी को बार बार दोहराएगा, पढ़ा हुआ चीज़ ही पढ़ेगा। तो इस तरह का जो व्यवहार जो करता है तो उसे हम लोग किस रूप में पहचानते हैं। यदि इस तरह का व्यवहार कोई बच्चे करे तो हम लोगों को समझना है कि वह जो है स्वालीन क्रम की विकार है। वह एक प्रकार का जो है क्या है, विकार है, जिसे हम लोग स्वालीनता बोल सकते हैं। तो यानी कि इंग्लिश में उसे बोले तो हम लोग ऑटिज्म में बोल सकते हैं। तो इस तरह से स्वालीन क्रम विकार होता है जिसमें बच्चे दोहराव की प्रक्रिया को बार बार यानी कि करने लगते हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन है आपका, शिक्षार्थी अधिगम प्रक्रिया में व्यस्त और सक्रिय रूप से शामिल महसूस करते हैं जब। तो कोई भी शिक्षार्थी यानी कि जो विद्यार्थी होते हैं, अधिगम करता होते हैं, वह प्रक्रिया में व्यस्त यानी कि बिजी और एक्टिव रूप से शामिल महसूस कब करते, कब ऐसा फीलिंग करते हैं कि हम उस चीज़ों में जो काफ़ी ज़्यादा व्यस्त है यानी कि बिजी है और एक्टिव रूप से है, तो वह कब महसूस करेगा। चलिए ऑप्शन को देखते हैं। गतिविधियाँ उनके संदर्भ से संबंधित होती है,
उसके बाद सेकेंड ऑप्शन देखिए, अधिगम का बल दोहराव व रटने पर होता है। देखिए आप लोगों को बताया गया था कि जब भी रटने वाली बात आए तो वह निगेटिव हो जाता है, ये तो होगा ही नहीं। उसके बाद है शिक्षार्थियों को सामाजिक भावनात्मक आवश्यकताओं की उपेक्षा की जाती है। देखिए उपेक्षा क्या लगता है, ये पॉजिटिव है, ये बिल्कुल नेगेटिव टैग वर्ड है, इस तरह से ये भी नहीं होगा। उनके पूर्व ज्ञान को पृथक किया जाना चाहिए। देखिए पृथक वर्ड, डिवाइड वर्ड, क्लासिफिकेशन वर्ड जब भी आए तो वो आपका निगेटिव टैग वर्ड होता है। देखिए यहाँ पे नकारा भी है, तो जब यह नकारा जाता है किसी भी चीज़, बच्चे जब कोई भी कार्य करे तो उसको नकारना नहीं है। आप एक शिक्षक है, आप पढ़ाने के लिए जा रहे हैं, बच्चे गलती भी करे तो फिर भी आप उसको निगलेक्ट नहीं करेंगे। जब निगलेक्ट कर दिए तो फिर बच्चे का डेवलप होगा ही नहीं। तो इस तरह से ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। बचा क्या, तो सिर्फ बचा आपका ऑप्शन नंबर 1। तो गतिविधियां उनके संदर्भ से संबंधित होती है, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शन को जो है सीटेट यानी कि CDP में छांटा जाता है। इस तरह से यदि आप ऑप्शन को जो एलिमिनेट करने के लिए आप यदि सीख जाएंगे तो बिल्कुल ही आप जो है मतलब कि निश्चित तौर पर एक अच्छे नंबर की ओर बढ़ते चले जाएंगे। तो चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। आमतौर पर सीखने की अक्षमता कठिनाइयों वाले बच्चे में, तो आमतौर पर सीखने में अक्षमता या कठिनाइयों वाले बच्चे में क्या होता है, उसमें जो है इस तरह की जो कठिनाइयों क्यों होता है, ऐसा होने का एक कारण है कि एक जैसे दिखने वाले अक्षर और वर्ण को लेकर भ्रम हो जाता है। आमतौर पर जो जनरली जो देखा जाता है कि बच्चे में सीखने की अक्षमता जो कठिनाई होते हैं वह जो है कठिनाई इसलिए होता है कि बच्चे जो बहुत सारे जो ऐसे लेटर होते हैं, ऐसे वर्ण होते हैं, उसको जो एक ही समान मतलब कि लगता है, जिसके कारण उसे भ्रम पैदा हो जाता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन है आपका, ऐसे बच्चे जिन्होंने बहुत कम उम्र में गंभीर मानव सामाजिक अभाव का अनुभव किया, आमतौर पर उनके विकास में देरी या बाधा उत्पन्न होती है और पुनर्वास के बावजूद विकास के कुछ क्षेत्रों में सुधार अधीनस्थ होने की संभावना है। यह अवधि जिसमें विकास पर्यावरणीय समर्थन से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है डैश कहलाती है। तो यह अवधि जो है क्या कहलाएगा आपको बताना है। एक बार आप लोग फिर से पढ़ लेंगे, उसके बाद पढ़ने के बाद आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कि यह किस तरह का प्रश्न है। तो यह अवधि जब उसमें जो है पर्यावरण जो समर्थन करता है, काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट डालता है, तो यह अवधि जो आपका जो संवेदनशील अवधि होता है, यानी कि सेंसिटिव पीरियड होता है, आपका संवेदनशील अवधि कहलाता है। उसके बाद बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, विभिन्न जेंडर के व्यवहार के बारे में पूर्व कल्पित सामान्यीकरण क्या कहलाते हैं। देखिए जेंडर के बाद, जब भी जेंडर का बात आता है कि यह जो है क्या है, यह लड़का है और यह लड़की है, जब भी इस तरह की बात आए और दोनों के बीच में जब गतिविधि विभिन्न जो कार्य होते हैं उनके बीच मतलब कि भेदभाव किया जाए या अलग अलग व्यवहार हम लोग दर्शाते हैं, तो वही क्या हो जाता है आपका जो आपका जो है जेंडर रूढ़िवादिता के अंतर्गत आ जाता है कि लड़का ये काम करेगा, लड़की वो काम नहीं करेगी। इस तरह की बातें जब भी आता है तो वह जो है जेंडर रूढ़िवादिता के अंतर्गत आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए, एक समावेशी कक्षा में, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। समावेशन का अर्थ आप लोग समझते होंगे कि यदि शिक्षा के बारे में समावेशन का यदि अर्थ निकाला जाए तो एक ही कक्ष में सभी बच्चे को एक समान शिक्षा देना, अमीर हो या गरीब हो, उच्च हो या नीच हो, जो या विशेष रूप से जो बच्चे जैसे कि विकलांगता हो, तो उन सारे बच्चों को एक शिक्षा देना एक ही कक्ष में, वही समावेशन है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे और ऑप्शन के साथ हम लोग मतलब कि समझने का प्रयास करेंगे। जैसे देखिए, विशेष बच्चे हमेशा अपने पाठचर्या पर काम करते हैं, सभी बच्चों की कक्षा की गतिविधियों तक पहुंच और वे कक्षा की क्रिया में शामिल है। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर 2 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक समावेशी कक्षा में क्या होता है, सभी बच्चे की कक्षा की गतिविधियों तक पहुंच है और वे कक्षा की क्रिया में शामिल है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद है आपका, आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न पूछने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो आपको बताना है कि जो आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न जो पूछा जाता है, प्राथमिक उद्देश्य यानी कि फर्स्ट उद्देश्य उसका क्या है। तो इसका उद्देश्य क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 को आप लोग देखेंगे, उच्च स्तरीय सोच और समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देना। जब भी किसी बच्चे को आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न पूछा जाता है तो उसमें जो है उच्च स्तरीय जो है ज्ञान
और समस्या समाधान करने का कौशल काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो जाता है। बच्चे में इस तरह का थिंकिंग करने के लिए वह जो है पूरा मजबूर मतलब कि हो जाते हैं, उसे सोचने के लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब समय दिया जाता है। जब इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है तो उसका मन मस्तिष्क काफ़ी ज़्यादा डेवलप करने लगता है। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। सामाजिक रचनावादियों के अनुसार अधिगम की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आपको बताना है कि सामाजिक रचनावादियों के अनुसार अधिगम की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। फर्स्ट ऑप्शन देखिए, अधिगम एक व्यक्तिवादी प्रक्रिया है जो अलगाववाद में होता है। देखिए अलगाव में होता है। ये कैसा आपको वर्ड लग रहा है? ये बिल्कुल नेगेटिव टैग वर्ड है। अधिगम केवल, देखिए केवल लगा हुआ, आप लोगों को बताया जा रहा है जितना भी सेट प्रैक्टिस मतलब हम लोग अभी तक किए हैं जिसमें भी केवल वर्ड आया है, तो केवल जिसमें भी लगा रही वह नेगेटिव टैग वर्ड हो जाता है, यानी कि नहीं वाली बात आ जाता है। इसीलिए आपका, क्योंकि क्वेश्चन आपका हाँ में देना है, मतलब पॉजिटिव में जवाब देना है, लेकिन यहाँ पे केवल आ गया ये नेगेटिव हो गया, यहाँ पे अलगाव आ गया ये नेगेटिव हो गया। अधिगम एक निष्क्रिय प्रक्रिया, अधिगम क्या आप लोगों को लगता है निष्क्रिय प्रक्रिया? बिल्कुल ही गलत है। निष्क्रिय मतलब ये नहीं वाली बात आ गया, नेगेटिव टैग वर्ड है। अधिगम तो एक एक्टिव प्रोसेस है, तो यहाँ पे आपका निष्क्रिय लिखा गया है, इसीलिए ये गलत हो जाएगा। अधिगम अर्थ निर्माण की एक सामाजिक प्रक्रिया है, बिल्कुल सटीक ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर 4 में है। देखिए अधिगम कैसी प्रक्रिया है? अधिगम अर्थ निर्माण की एक सामाजिक प्रक्रिया है, सोशल प्रोसेस है, तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों को ऑप्शन को क्या करना, छांटना और सही ऑप्शन की ओर हम लोग को बढ़ना है। उसके बाद देखिए अभिकथन में बोला जा रहा है, जबकि कुछ बच्चे 12 महीने की उम्र में बड़बड़ाना और 2 शब्द का वाक्य बोलना शुरू कर देते हैं, अन्य 20 महीनों की उम्र तक ऐसा नहीं करते। बिल्कुल सही यहाँ पे बोला जा रहा है। कारण देखिए आप लोग यहाँ पे, विकासात्मक प्रतिमान केवल सांकेतिक है और व्यक्तिगत बच्चों का विकास काफ़ी भिन्न हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। विकासात्मक जो प्रतिमान केवल सांकेतिक होता है और बहुत सारे मतलब कि अलग अलग बच्चों में जो है विकास का जो दर होता है वो अलग अलग होता है, ये भी बात सही है। इस तरह से यहाँ पे दोनों ही आपका सही है और सही व्याख्या करता है, तो निश्चित तौर पे आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आप लोग देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इसे बना सकते हैं। बच्चों की लंबाई और वजन में वृद्धि किसका उदाहरण है? मात्रात्मक परिवर्तन का, गुणात्मक परिवर्तन का, संज्ञानात्मक परिवर्तन, भावात्मक परिवर्तन का। तो इस तरह का सवाल बहुत ही मतलब कि क्वेश्चन बहुत ही इजी भी एक तरह से बोल सकते हैं, आप लोग बना सकते हैं अपना माइंड का इस्तेमाल करके। देखिए बच्चों की लंबाई और वजन, जब भी यहाँ पे लंबाई और वजन वाली बात आए तो ये एक तरह से यह क्या हुआ, विकास हुआ या वृद्धि हुआ? तो यह आप लोगों को पता है कि वृद्धि है। जब वृद्धि है तो आप लोगों को ये भी पता है कि वृद्धि को हम लोग क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं, वृद्धि को हम लोग देख सकते हैं, जबकि विकास को हम लोग माप नहीं सकते, विकास को हम लोग देख नहीं सकते। जब वृद्धि है हम लोग जब उसे माप सकते हैं तो मापेंगे किसे हम लोग? जिसका आकार होगा। बात सही है कि नहीं? जिसमें आकार होगा, जिसमें द्रव्यमान होगा, जिसमें लंबाई होगा, जिसमें ऊंचाई होगा, उसे ही न नापेंगे हम लोग मापेंगे तो किसे मापेंगे? जिसका आकार होगा, जिसका द्रव्यमान होगा, जिसका लंबाई होगा, जिसका ऊंचाई होगा, जिसका मोटाई होगा, उसे हम लोग माप सकते हैं। और जिसका संख्यात्मक वैल्यू होगा, 5 होगा, 10 होगा, 20 होगा, इन सारी चीज़ों को हम लोग माप सकते हैं। जब यहाँ पे लंबाई दिया गया है, ये क्या होता है? ये एक मात्रात्मक परिवर्तन है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो वजन में वृद्धि किसका उदाहरण हो जाएगा? मात्रात्मक परिवर्तन है, इसे हम लोग माप सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 28 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। हेंज की दुविधा को पेश किए जाने पर अरुणिमा तर्क देती है, कानून इन परिस्थितियों के लिए स्थापित नहीं किया, इस स्थिति में दावा लेना वास्तव में सही नहीं है लेकिन यह उचित है। देखिए आपको पता है कि इसमें किस तरह का कहानी था। वह जब मतलब कि उसकी पत्नी जब बीमार थी तो उसके पास जो है दवाई लेने के लिए मतलब कि उसके पास जो है जितना पर्याप्त रुपया होना चाहिए वह नहीं था, तो वो बाद में क्या कर लिया, दवाई को चुरा के ले आया था। उसी के बारे में यहाँ पे है कि हेंज की दुविधा को पेश किए जाने पर
अरुणिमा तर्क देती है, कानून इन परिस्थितियों के लिए स्थापित नहीं किया गया था। इस स्थिति में दवा लेना वास्तव में सही नहीं है, लेकिन यह उचित है। तो लॉरेंस कोहेलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार अरुणिमा नैतिक विकास की कौन सी अवस्था में है? तो आप लोगों को पता है कि लॉरेंस कोहेलबर्ग जो है नैतिक विकास के जो है 3 चरण दिए थे, और तीनों में जो है 2-2 चरणों में उन्होंने क्या किया था, डिवाइड किया था, टोटल 6 में हो गया था। तो इसका जो 5वां चरण है आपका, इस 5वां चरण में जो है इस चीज़ का जिक्र किया गया। तो इस चीज़ का जिक्र किया गया है कि नैतिक तर्क जो है व्यक्तिगत मूल्यों की सापेक्षता और सामाजिक अनुबंधन के महत्व का मान्यता पर आधारित है। तो ये आपका जो है कौन सा हो जाएगा, ये आपका जो नैतिकता का विरोधाभास, व्यक्तिगत अधिकार व लोकतांत्रिक, ये जो आपका 5वां चरण में इस चीज़ का जिक्र है। तो यह लॉरेंस कोहेलबर्ग का जो सिद्धांत है 5वां चरण, इसमें नैतिकता का विरोधाभास और व्यक्तिगत अधिकार का व लोकतांत्रिकता, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। तो इसके बारे में आप लोग जो है थ्योरेटिकल जो आप लोग थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, तो उसके बाद जो भी सवाल मतलब कि प्रश्न आएंगे उसे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन है आपका, प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यानी कि गॉड गिफ्टेड जो बच्चे होते हैं उसके बारे में बताना कि क्या सही है। जो भी गॉड गिफ्टेड बच्चे होते हैं वे अन्य छात्रों की तुलना में अपेक्षाकृत उन्नत गति से सीखते हैं। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी प्रतिभाशाली बच्चे होंगे, अन्य बच्चों की यदि आप लोग कंपेरिजन करेंगे उसके अपेक्षा वो बच्चे बहुत ही तेजी मतलब कि तेज गति से, उन्नत गति से चीज़ों को सीखते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो लगता है कि आप लोगों को कुछ इससे फ़ायदा होने वाला है, तो आप लोग प्लीज़ एग्जाम प्लेटफॉर्म को जो एक छोटा सा चैनल है, तो आप लोग इसे जो है सपोर्ट करेंगे और सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंडों को जो है शेयर भी कीजिए। उसके बाद देखिए 30 नंबर क्वेश्चन है आपका, जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है? तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जीन पियाजे के बारे में पता है आप लोगों को कि 0 से जो 2 वर्ष के बच्चे होते हैं आपका क्या हो जाएगा, संवेदी गौमक हो जाएगा। उसके बाद 2 से 7 साल के जो बच्चे होते हैं पूर्व संक्रियात्मक में आ जाएगा। 7 से 11 साल के जो बच्चे आते हैं मूर्त संक्रियात्मक में आ जाएगा। और चौथा आपका 11 प्लस जो वर्ष के जितने भी बच्चे आएंगे औपचारिक संक्रियात्मक में आ जाता है। तो यहाँ पे जो है आपको बताना है कि जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है? तो पूर्व संक्रियात्मक यानी कि 2 से 7 वर्ष के बच्चे में किस तरह की चीज़ें होता है उसे आपको बताना है। तो ये जो आपका प्रतीकात्मक खेल और जीववाद आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब 2 से 7 साल के वर्ष में जब बच्चे प्रवेश करते हैं तो इसमें प्रतीकात्मक खेल खेलने लगते हैं। बच्चे जो प्रतीक बनाना चालू कर लेते हैं, किसी भी चीज़ का इमेज के रूप में, किसी भी चीज़ को मान के उस चीज़ को खेलने के लिए प्रारंभ कर लेते हैं। उसके बाद जीववाद हो गया कि बच्चे जो है इसमें बहुत सारे निर्जीव चीज़ों को भी सजीव समझने लगते हैं। जैसे सूर्य है तो वो बच्चे समझ लेते हैं कि सूर्य एक सजीव चीज़ है। जैसे कमीज में बटन लगा हुआ तो बटन के बारे में बच्चे समझ लेंगे क्या कि ये जो है सजीव है। तो यानी कि निर्जीव को सजीव, सजीव को निर्जीव, इस तरह की चीज़ें बच्चे समझने लगते हैं। तो ये जो है आपका जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में इस तरह की चीज़ें करने लगते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से टोटल हम लोग 30 क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं। तो आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कीजिए। और पिछले वाले जो सेट प्रैक्टिस यदि नहीं देखे हैं तो उसे भी आप लोग ज़रूर देखें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।